तो बेटा अब हम लोग मूव कर रहे हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पे, ठीक है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मैंने बताया था आपको प्रीवियस स्लाइड में कि देर आर 3 मेजर इवेंट्स, दैट इज फर्स्ट इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, देन गैमेट ट्रांसफर एंड फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, एंड लास्ट वन इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में बेटा सबसे पहले हमें क्या करना है? गैमेटोजेनेसिस करना है, मेल गैमेटोजेनेसिस करना है एज वेल एज फीमेल गैमेटोजेनेसिस करना है। तो सबसे पहले हम अभी क्या पढ़ रहे थे? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज स्टेमन को कवर कर रहे थे। तो स्टेमन के साथ साथ हम क्या कवर करने वाले हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वर्ड से क्या समझ रहे हो बेटा? है ना, 3 वर्ड से बना हुआ है। एक तो आपका है माइक्रो, देन स्पोर्स एंड देन जेनेसिस। स्पोर समझ रहे हो, यहाँ पे हम स्पोर की बात कर रहे हैं जिससे कि आगे गैमेट बनने वाला है। माइक्रो क्या? छोटे गैमेट्स बनने वाले हैं, और जेनेसिस मीन्स प्रोडक्शन। तो आपको पता होना चाहिए बेटा, आपने लास्ट क्लासेस में भी पढ़ा होगा, माइक्रोस्पोर्स मेल गैमेट्स को बोलते हैं और मेगास्पोर्स फीमेल गैमेट को बोलते हैं, जो कि साइज के बेसिस पे इनका नोमेनक्लेचर है। तो यहाँ पर हम बेसिकली क्या बनाने वाले हैं बेटा? हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं मेल गैमेट बनाने वाले हैं, मेल गैमेट्स का प्रोडक्शन करने वाले हैं। अब मैंने लास्ट स्लाइड में क्या बताया था आपको कि जो हमारे जो बेटा हमारा एंथर का था पोर्शन, स्पोरोजिनस टिश्यू जो कंटेन करता था, वो सारे क्या थे? आपके स्पोरोजिनस टिश्यू कंटेन करते थे, डिप्लॉयड सेल्स थे, और हर एक सेल क्या था? टोटिपोटेंट था। मतलब हर एक सेल इज केपेबल टू गिव राइज टू सिंगल इंडिविजुअल, है ना। तो यहाँ पे कैसे इंडिविजुअल को गिव राइज करेगा? वो स्पोर बना के आपका न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेगा। तो आपको ये सारे याद होंगे ना, लेयर्स में जो यहाँ पे इस तरीके से जो लेयर्स थे, जो लास्ट वन जो इनर मोस्ट था वो क्या था? टेपिटल लेयर्स था, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे तो हम उन सारे सेल्स की बात नहीं करेंगे, हम किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे बेटा यहाँ पर स्पोरोजिनस सेल्स की। स्पोरोजिनस सेल्स के बारे में बताया कि ये क्या है? पोटेंशियल सेल्स हैं। क्या है ये? पोटेंशियल सेल्स हैं। पोटेंशियल सेल्स मतलब वही टोटिपोटेंट सेल्स, ठीक है। तो हम यहाँ से एक सेल को उठाते हैं बेटा, यहाँ से एक सेल को हमने उठाया और क्या बोला? ये इसकी प्लाइओडी क्या है? 2n है, डिप्लॉयड सेल है, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ हमने ये भी बताया कि ये क्या है? ये सारे सेल्स जो है टोटिपोटेंट हैं, नए ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। तो अब ये क्या, कैसे नए ऑर्गेनिज्म बनाएंगे? सबसे पहले अगर हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बात कर रहे हैं, स्पोर या गैमेट कैसे बनाएंगे, तो क्या होगा? यहाँ पर मियोसिस होगा। आप जानते हो बेटा, मियोसिस जो है वो 2 स्टेप में होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, जिसमें कि मियोसिस 1 क्या होता है? आपका रिडक्शनल डिवीजन होता है, जबकि जो आपका M2 है, मियोसिस 2 है, दिस इज इक्वेशनल एज वेल एज माइटोटिक, है ना। ये सब तो आप 11th में ही पढ़ के आ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर होगा मियोसिस डिवीजन किसका? स्पोरोजिनस सेल का। व्हाट इज दिस? दिस इज स्पोरोजिनस सेल। ये क्या है? स्पोरोजिनस सेल है। स्पोरोजिन, एक सेल उठाया गया बेटा इस टिश्यू से, जो आपके थेका में प्रेजेंट था स्पोरोजिनस टिश्यू, उससे एक सेल को मैंने उठाया है और वहां पर हम देखने जा रहे हैं गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? इसका होना है रिडक्शन डिवीजन। सबसे पहले होगा आपका मियोसिस 1, जिससे कि 2 सेल बनेंगे, 2 सेल बनेंगे। अब ये दोनों सेल कैसे होंगे? चूंकि यहाँ पे मियोसिस हुआ है, मियोसिस 1 हुआ है बेटा, तो क्या होगा? रिडक्शन डिवीजन हुआ होगा, और रिडक्शन डिवीजन की वजह से क्रोमोसोमल नंबर में क्या होता है? आपको कमी आ जाती है ना। ये 2n जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? n में। तो मतलब यहाँ पर जो सेल प्रेजेंट है, इसके न्यूक्लियस में n और इसके न्यूक्लियस में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। जबकि M2 अब जब परफॉर्म होगा, यही जो स्पोरोजिनस सेल है, ये M1 किया है, आपके पास 2 सेल आए रिजल्टेंट, दैट इज कंटेनिंग n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जब ये M2 परफॉर्म करेगा तो क्या होगा? अगेन ये दोनों सेल इज गोइंग टू प्रोड्यूस 2 न्यू सेल, अगेन अल्टीमेटली 4 सेल्स, और ये सारे क्या होंगे? इक्वेशनल डिवीजन से बने होंगे। तो n का n ही आपको क्या होगा? नए सेल्स में मिल जाएगा। दीज आर योर रिजल्टेंट माइक्रोस्पोर। ये क्या है? आपके माइक्रोस्पोर हैं बेटा, माइक्रोस्पोर जो हमें बनाना था बन गया। क्या हो गया? जो स्पोरोजिनस टिश्यू था उससे हमने एक सेल को उठाया, क्या है वो? डिप्लॉयड इन नेचर है, और उसका क्या हुआ है? मियोसिस 1 इज रिडक्शनल डिवीजन, जो कि 2 सेल को गिव राइज किया है, और ये 2 सेल जो है अल्टीमेटली
4 सेल बनाए हैं जो कि बाय मियोसिस 2 बनाए हैं, एंड मियोसिस 2 इज इक्वेशनल डिवीजन है ना, अगेन इक्वेशनल डिवीजन है। तो मियोसिस 2 से 4 बने हैं, और जिस तरीके के पेरेंट सेल के पास क्रोमोसोम नंबर थे उसी तरीके के डॉटर सेल के पास भी आ चुके हैं। क्लियर है? एंड दीज आर योर माइक्रोस्पोर्स, ये क्या है आपके माइक्रोस्पोर्स हैं। क्लियर है बेटा? इसको रिपीट नहीं करना है, ओके। अब जो ये माइक्रोस्पोर्स हैं, इधर देखो, अब जो ये सारे माइक्रोस्पोर्स हैं बेटा, ये अरेंज किस तरीके से रहते हैं? इस तरीके से 4 फ्री सेल्स की तरह अरेंज होते हैं या कुछ अलग अरेंजमेंट है? आ जाओ फटाफट से। ये 4 जो रिजल्टेंट माइक्रोस्पोर्स, अच्छा एक और चीज, इस स्पोरोजिनस टिश्यू में प्रेजेंट सारा सेल ही क्या करेगा? आपका मियोसिस परफॉर्म करेगा, और हर एक सेल 4 मियोटिक प्रोडक्ट देगा। दैट मीन्स 4 आपके पास हेप्लॉइड सेल्स मिलेंगे। दीज आर माइक्रोस्पोर्स, ठीक है। और जो ये आपका स्पोरोजिनस सेल था जो आपका मियोसिस परफॉर्म करने वाला था, दिस इज नोन एज PMC। व्हाट डू यू मीन बाय PMC? दिस इज पॉलन मदर सेल, है ना, पॉलन मदर सेल है। मदर है ना, तो डॉटर को बनाने वाली है आगे जाके। दीज आर डॉटर सेल्स विच इज नोन एज माइक्रोस्पोर्स। और हाँ, ये माइक्रोस्पोर्स जो है बेटा कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं, कुछ इस तरीके से आपको अरेंज मिलते हैं। बिल्कुल वॉल्स जो है इनके आपस में चिपके होंगे। वॉल्स क्या होंगे? आपस में चिपके होंगे। उसी तरीके से यहाँ पर क्या है, इनमें सब में एक एक न्यूक्लियस देखने के लिए मिलेगा, और न्यूक्लियस की प्लायोडी क्या होगी? न्यूक्लियस की प्लायोडी होगी N। न्यूक्लियस की प्लायोडी क्या होगी? N N N N। अब देख रहे हो प्लायोडी चेंज हो गई है, इसलिए मैंने बार बार इसको किया, हाईलाइट किया है कि आपको याद रहना चाहिए। अब बेटा ये क्या है? ये जो 4 माइक्रोस्पोर बने हैं, दिस इज नोन एज, जो कि आपस में चिपके हुए हैं, 4 तो फ्री नहीं बने हैं। इस तरीके से मैंने आपको समझाया है किस तरीके से पॉलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं। बट जो ये 4 माइक्रोस्पोर्स हैं, ये इस तरीके से फ्री नहीं मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? वो आपस में चिपके हुए मिलेंगे। दिख रहा है आपको? यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, ये क्या है? आपस में चिपके हुए हैं, स्टिकी हैं, और ये क्या है? चिपके हुए हैं बाय मीन्स ऑफ द सब्सटेंस विच इज नोन एज कैलोज। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है आपको। ये कैलोज के थ्रू क्या होते हैं बेटा? 4 माइक्रोस्पोर्स आपस में चिपके होते हैं। इनको हम इस स्ट्रक्चर को जिसमें माइक्रोस्पोर्स आपस में चिपके हुए हैं, दिस इज नोन एज माइक्रोस्पोर टेट्राड। बेटा याद रखना है इसको। माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या है? यही रिजल्टेंट माइक्रोस्पोर्स हैं, यही 4 माइक्रोस्पोर्स हैं जो PMC से बन के आए हैं हमारे पास। लेकिन क्यों टेट्राड बोलते हैं? बिकॉज इट इज क्या कह सकते हो आप इसको, कि ये चिपका हुआ है, और किस बाय मीन्स ऑफ कैलोज नाम के सब्सटेंस से ये चिपका हुआ है, ठीक है। तो ये तो तब है जब ये बना था, है ना। लेकिन जब ये मैच्योर हो जाएगा, ये सारे माइक्रोस्पोर्स जब मैच्योर हो जाएंगे, तो यही क्या बनाएंगे? पॉलन ग्रेन। जब ये माइक्रोस्पोर्स मैच्योर हो जाएंगे बेटा, तो क्या बनाएंगे? पॉलन ग्रेन्स। क्या डिफरेंस है पॉलन ग्रेन्स में? अभी पढ़ेंगे बेटा। पॉलन ग्रेन्स बनाएंगे। तो अब ये पॉलन ग्रेन जो बनाने वाले हैं, ये जो पॉलन ग्रेन बेटा बनाने वाले हैं, ये पॉलन ग्रेन्स जो है कब बनेंगे? जब ये चारों जो माइक्रोस्पोर टेट्राड में 4 माइक्रोस्पोर्स लगे हुए हैं, 4 माइक्रोस्पोर्स आर देयर, 4 माइक्रोस्पोर जो लगे हुए हैं, ये चारों माइक्रोस्पोर्स क्या होने वाले हैं? जब ये अलग हो जाए तो एक एक क्या करेंगे? इंडिविजुअल पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करेंगे। तो अब ये अलग कैसे होंगे? आपको मैंने बताया था कि ये जो आपके टेपिटल लेयर के सेल्स हैं, टेपिटल सेल्स हैं, ये क्या करता है? नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है। क्या करता है? सेल को नरिश करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। और साथ ही साथ बताया था मैंने, एक नरिशमेंट का बताया था बेटा, और साथ ही साथ बताया था कि इट इज गोइंग टू सिक्रीट an enzyme which is known as callase, which is required for further dehiscence of this कैलोज कह सकते हो, आपकी माइक्रोस्पोर के डेहिसेंस के लिए ज़रूरी है। बाहर निकलना है एंथर से, तो वॉल को डिसइंटीग्रेट करना, या फिर जो आपका ये जो कैलोज है, ये कैलोज है, इन पर एक्ट करता है ये कैलेज एंजाइम। और ये कैलेज एंजाइम के एक्शन से क्या होता है? ये आपका यहाँ से खत्म हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, जिससे कि ये चारों क्या होते हैं बेटा? ये चारों आपके
फ्री माइक्रोस्पोर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जब फ्री माइक्रोस्पोर में कन्वर्ट होंगे तो क्या होगा, अच्छा जब ये मैच्योर हो रहे होते हैं तो मैच्योरिटी के दौरान ही क्या होता है, इनका डिहाइड्रेशन होता है। क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। व्हाट इज डिहाइड्रेशन? डिहाइड्रेशन आपको पता है, वहां से वाटर का रिमूवल या चीज़ों का सूख जाना, श्रिंक करना, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन जब हो रहा होगा उस वक्त ही पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा, मतलब उसके बाद पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। तो ये स्लाइड क्लियर है सबको? मैंने रिपीट कर दिया है बेटा, व्हाट इज माइक्रोस्पोर टेट्राड, व्हाट इज द प्लाइडी ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है। माइक्रोस्पोर टेट्राड में प्रेजेंट सारे माइक्रोस्पोर्स की क्या प्लाइडी है, व्हाट इज द प्लाइडी ऑफ पीएमसी, व्हाट इज पीएमसी, व्हाट इज स्पोरोजिनस सेल, है ना, ये सारी चीजें क्लियर है। नेक्स्ट है बेटा, इसमें जब हम पॉलन ग्रेन के बारे में पढ़ते हैं, पॉलन ग्रेन के बारे में पढ़ते हैं तो पॉलन ग्रेन क्या है, आपका बताया अभी कि मैच्योर माइक्रोस्पोर्स हैं। पॉलन ग्रेन क्या है, मैच्योर माइक्रोस्पोर्स हैं पॉलन ग्रेन, ठीक है। अगर हम बात करें पॉलन ग्रेन की तो ये क्या है, मैच्योर, ठीक है। अब ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं ये मैच्योर माइक्रोस्पोर्स हैं जो कि अब टेट्राड से क्या होने वाले, रिलीज होने वाले हैं। तो थोड़ा सा हम इसके साइज और स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर लें तो एनसीईआरटी कहती है बेटा कि इसकी जो साइज है दैट इज 25 to 50 माइक्रोन और माइक्रोमीटर, ठीक है। माइक्रोमीटर जानते हो ना, 10⁻⁻⁶ मीटर। तो इसकी जो साइज है पॉलन ग्रेन की वो क्या वेरी करती है, 25 माइक्रोन से 50 माइक्रोन तक, ठीक है। अब जो ये 25 से 50 माइक्रोन तक साइज वेरी कर रही है, अब थोड़ा सा पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर देख लें हम, तो पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। जो एनसीईआरटी में बना हुआ है एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा डायग्राम है बेटा, उसमें आपको पॉलन ग्रेन कुछ इस तरीके से दिखाया गया है, जिसमें कि पॉलन ग्रेन को दिखाया गया है ओके तो ये जो पॉलन ग्रेन है बेटा, इसकी साइज क्या बता दी मैंने, 25 to 50 माइक्रोन के बीच में कहीं ना कहीं लाई करती है। वेरिएबल है साइज, क्यों? क्योंकि अलग अलग स्पीशीज में आपको पता है पॉलन की साइज वेरी कर सकती है, इट्स ओके। अब जो ये पॉलन ग्रेन का साइज है बेटा, इट इज क्या है, मैच्योर माइक्रोस्पोर है, ओके। अब इसके पास हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पर जो है हमें दो लेयर देखने के लिए मिल रहा है। एक ये वाली लेयर दिख रही है जिससे कि माइक्रोस्पोर क्या है, कवर्ड है। तो ये लेयर है बेटा आपका इंटाइन, और जो ये आउटर मोस्ट लेयर है दिस इज नोन एज एक्साइन। ये वाली जो लेयर है बेटा, ये क्या है आपका, एक्साइन है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ध्यान देना है सबको। आउटर मोस्ट लेयर इज एक्साइन और उससे जो अंदर है वो क्या है, इंटाइन। दो लेयर से प्रोटेक्टेड है। अब जो एक्साइन के बारे में बेटा दिया हुआ है वो क्या है, मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। इट इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कि अभी तक का सबसे रेसिस्टेंट सब्सटेंस माना गया है, स्पोरोपोलेनिन को बेटा हाई टेम्परेचर दे लो, हाई टेम्परेचर, ओके। आप हार्श एसिड्स दे लो, हार्श कंडीशन में आप स्ट्रॉन्ग एसिड दे लो, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। आप जो है उसको अल्कली से ट्रीट कर लो बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड्स दे लो, आप उसको अल्कली से ट्रीट कर लो, उस एक्साइन लेयर को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ब्रेक डाउन नहीं होता है। कब ब्रेक डाउन होता है हम आगे पढ़ेंगे, उसका ब्रेक डाउन पॉसिबल यहाँ पर नहीं है किसी भी हार्श कंडीशन से, ओके। तो स्पोरोपोलेनिन इज द मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक सब्सटेंस कह सकते हो, मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस, एनसीईआरटी लिखती है बेटा। अब जो एक्साइन की लेयर होती है ना, एक्साइन की लेयर जो होती है वो क्या होती है, हमें क्या मिलती है, एक्साइन की लेयर जो है वो डिजाइंड मिलती है ना, ठीक है। उसके लेयर में क्या होती है, डिफरेंट डिजाइंस होती है, क्राफ्टिंग की हुई है वहां पे, ठीक है। तो हमें मतलब एक
सिंपल सा लेयर वहां पे देखने के लिए नहीं मिलता है। ओके, इसके बाद अगर हम एक्साइन की बात करें तो एक्साइन इज अ डिसकंटिन्यूअस लेयर। डिसकंटिन्यूअस लेयर क्यों? अब अगर कॉन्टिन्यूअस लेयर रहेगा तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के वक्त जो केमिकल स्टिग्मा पे प्रेजेंट है और जो वो आपका यहाँ पर जर्मिनेशन कराने वाला है तो कोई असर ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्पोरोपोलिनिन का बना हुआ है आपका एक्साइन विच इज मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो एक पोर्शन होता है बेटा, वो क्या होता है वहां पे आपका स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है। स्पोरोपोलिनिन इज एब्सेंट और दैट पोर्शन इज नोन एज जर्म पोर। जर्म पोर बोलते हैं उस पोर्शन को जहां पर आपके स्पोरोपोलिनिन क्या है, एब्सेंट है। अब स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट है तभी तो बोल रहे हैं इसको डिसकंटिन्यूअस लेयर, है ना, डिसकंटिन्यूअस लेयर। ये क्लियर है बेटा? आउटर मोस्ट लेयर एक्साइन है, स्पोरोपोलिनिन का बना हुआ है, मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, हाई टेम्परेचर, हार्श कंडीशन, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, अल्कली किसी के भी प्रेजेंस में उसका ब्रेकडाउन नहीं होता। एक्साइन लेयर डिजाइनेटेड फॉर्म में मिलती है, डिसकंटिन्यूअस होती है, ठीक है। और क्या है, एक जर्म पोर नाम का रीजन है, वो कहाँ प्रेजेंट होता है, एक्साइन लेयर जहां पर स्पोरोपोलिनिन लैक करती हो उस वहीं पे हमारा क्या होता है, जर्म पोर प्रेजेंट होता है। क्लियर है? लेट्स मूव टू एंटाइन। एंटाइन इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। सेल्यूलोज एंड पेक्टिन की बनी होती है, ठीक है, ठीक है। और ये क्या होती है, कॉन्टिन्यूअस लेयर होती है, कॉन्टिन्यूअस लेयर होती है बेटा, ठीक है। इसके बारे में बस इतना ही, एंटाइन जो है कॉन्टिन्यूअस लेयर है, सेल्यूलोज एंड पेक्टिन की बनी हुई है, और क्या है, इनर लेयर है। क्या है आपका, इनर लेयर। ये चीजें क्लियर है। अब सेल के पार्ट पे आ जाते हैं। सेल के पार्ट के बारे में ये कहना है मुझे, सेल के पार्ट के बारे में बेटा ये कहना है मुझे कि सेल जो है बनी हुई है आपकी दो सेल से, मतलब अंदर में क्या हो चुका है, पहले क्या था आपका जो मियोसिस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हुआ था एज प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस, वो सारे एक एक सेल थे। अब यही एक एक सेल क्या बनाने वाले हैं आपको, एक सेल को उठा लो तो दिस इज योर पॉलन, है ना। लेकिन अब इसमें भी क्या होने वाला है, सेल डिवाइड करती है माइटोटिकली। सेल कैसे डिवाइड कर रही है, माइटोटिक डिवीजन से सेल डिवाइड कर रही है। और साथ ही साथ जो ये माइटोटिक डिवीजन हो रहा है सेल का, दिस इज ऑफ अनइक्वल, अनइक्वल टाइप का हो रहा है बेटा। अनइक्वल क्यों? क्योंकि यहां पर साइटोप्लाज्म का कंटेंट क्या है, ज्यादा है। यहाँ पर साइटोप्लाज्म का कंटेंट बहुत ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू दिस वन, इसमें साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बहुत कम है। तो जिसके पास साइटोप्लाज्मिक कंटेंट कम होता है हम उस सेल को बोल देते हैं, हम उस सेल को बोल देते हैं बेटा, हम उस सेल को बोलते हैं जेनरेटिव सेल। जेनरेटिव सेल अभी बताऊंगी क्यों बोलते हैं जेनरेटिव सेल। और जिसके पास साइटोप्लाज्म का कंटेंट ज्यादा होता है हम उसको बोल देते हैं वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल क्लियर है? वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल क्या होता है, आपका जो माइक्रोस्पोर डेवलप कर रहा है, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन किया है, पोलन ग्रेन में ही वही एक जो सेल है माइक्रोस्पोर का माइटोटिकली डिवाइड कर रहा है, अनइक्वल डिवीजन हो रहा है और अनइक्वली वो क्या कर रहा है, साइटोप्लाज्म को डिवाइड करके दो सेल का फॉर्मेशन कर रहा है। द लार्जर वन इज वेजिटेटिव सेल वाइल स्मॉलर वन इज जनरेटिव सेल। क्लियर है? अब जो ये वेजिटेटिव सेल है बेटा, इसका काम क्या है, इसका काम है कि हमेशा जब तक आपका जनरेटिव सेल या मेल गैमेट फर्टिलाइज नहीं किया है तब तक उसको नॉरिशमेंट प्रोवाइड करना, नॉरिशमेंट टू जनरेटिव सेल, है ना, क्योंकि इसने साइटोप्लाज्म ही कम लिया है ना, खुद ने क्या किया है, ज्यादा ले लिया है। तो तुम्हारा काम बनेगा ना कि जनरेटिव सेल को तुम खाना पीना देते रहो। क्या दे रहा है, नॉरिशमेंट दे रहा है, ठीक है, नॉरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है वेजिटेटिव सेल आपका जनरेटिव सेल को। जनरेटिव सेल क्या करेगा, खाएगा पिएगा सिर्फ नहीं, इसका भी काम है बेटा, इसका काम आता है गैमेटोजेनेसिस के वक्त। गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, आपका जो आपका जो बेटा सिंगल जनरेटिव सेल है छोटा वाला, वो क्या करता है, अगेन माइटोटिकली डिवाइड कर जाता है। क्या करता है, माइटोटिकली डिवाइड कर जाता है। क्यों माइटोटिकली डिवाइड कर रहा है, क्योंकि अब हमें क्रोमोसोम के नंबर को कम नहीं करना है। एक बार हम 2n से n आ गए हैं, अब हमें n/2 नहीं करना है, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। तो अब यहां के बाद अगर किसी भी तरीके का सेल डिवीजन चाहिए तो वो कैसा होगा, माइटोटिक होगा, ठीक है। अब मियोटिक डिवीजन नहीं होगा, मियोटिक डिवीजन बस आपके माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के वक्त जो हुआ था बस उतना ही होगा। तो ये माइटोटिकली जनरेटिव सेल इज गोइंग टू डिवाइड इनटू 2 मेल गैमेट्स, दिस इज नोन एज मेल गैमेट बेटा, दिस इज नोन एज मेल गैमेट। ये जो है आपका, ये क्या है आपका, मेल गैमेट है। अब ये मेल गैमेट क्या होने वाला है, जाके फर्टिलाइज करने वाला है फीमेल गैमेट को, दैट इज एग।
क्लियर है यहाँ तक? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्लियर है बेटा? पॉलन ग्रेन क्लियर है? अगेन पॉलन ग्रेन में एक चीज जो रह गई है हमारी, वो रह गई है वायबिलिटी। क्या होती है वायबिलिटी किसी पॉलन की? अगर हम वायबिलिटी की बात करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय वायबिलिटी ऑफ पॉलन? तो वायबिलिटी क्या होती है बेटा? वायबिलिटी में क्या कहते हैं हम? अच्छा, आपके फोन में ओटीपी आता है, थोड़ी देर के लिए रहता है ना, मतलब कोई ओटीपी आता है, उसको आप 5 मिनट में यूज़ करो वरना वो काम नहीं करेगा, आधे घंटे में यूज़ करो वरना वो काम नहीं करेगा, एक दिन में यूज़ करो वरना काम नहीं। दिस इज वायबिलिटी ऑफ एनी ओटीपी। तो ये जो पॉलन ग्रेन है, इसको बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो सके, एज सुन एज पॉसिबल, क्या करना है, इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के स्टिग्मा पे लैंड करना है और वहां से क्या करना है, मेल गैमेट को रिलीज करना है स्टाइल में और उसको फर्टिलाइजेशन परफॉर्म करना है। लेकिन कब तक? अच्छा, ये पॉलन आज बन गया, ये पॉलन आज बन गया, इसको हम कितने देर तक ये फर्टिलाइजेशन का कैपेसिटी रखता है, दैट इज नोन एज वायबिलिटी। ठीक है, तो द period of any pollen in which तो बेटा क्या है, देख लो इधर ध्यान से, वायबिलिटी क्या है? पीरियड ऑफ एनी पॉलन इन विच इट इज कैपेबल टू फर्टिलाइज एनी एग सेल। तो वायबिलिटी क्या होती है? पॉलन ग्रेन की वो कैपेबिलिटी जिसमें कि वो टाइम पीरियड जिसमें कि पॉलन ग्रेन कैपेबल हो अभी भी वो फर्टिलाइज कर सकता है किसी भी एग को। तो ये वायबिलिटी स्पीशीज टू स्पीशीज काफी वेरी करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सीरियल्स की बात ले लूँ, सीरियल जानते हो ना आप लोग? सीरियल जानते हो बेटा? ठीक है, जो खाते हैं हम लोग सबसे ज्यादा अनाज है ना, तो जो सीरियल्स हो गया, सीरियल्स हो गया, दैट इज राइस एंड व्हीट। आपकी बुक में ये मेंशन्ड है राइस एंड व्हीट, आपको याद रखना है, विच बिलोंग्स टू पोएसी फैमिली। राइस एंड व्हीट की वायबिलिटी है 30 मिनट्स, मतलब एक बार एंथर से रिलीज हो गया पॉलन तो 30 मिनट्स के अंदर उसको क्या करना है, स्टिग्मा को सर्च करना है और वहां पर लैंड होना है और अल्टीमेटली आपके एग सेल को फर्टिलाइज करना है। लेकिन अगर हम रोजेसी की बात करते हैं, रोजेसी जानते हैं? रोजेस बिलोंग्स टू रोजेसी फैमिली। ठीक है, बहुत सारे फ्लावर्स हैं जो रोजेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो रोजेस की अगर मैं बात करूं तो इसका मंथ्स में चला जाता है ना, मतलब ये आज रिलीज हुए हैं अगर अपने एंथर से, तो ये क्या करेंगे, महीनों बाद भी एग को फर्टिलाइज करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि वायबिलिटी किस तरीके से अलग अलग स्पीशीज की, अलग अलग प्लांट की वेरी करती है। और वायबिलिटी क्या होता है? पीरियड ऑफ एनी पॉलन ऑन इन विच इट इज केपेबल टू फर्टिलाइज एन एग सेल। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये सारी चीजें यहाँ पर कवर हो गई है। अच्छा, एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी लास्ट में लिखती है पॉलन ग्रेन में कि ये जो पॉलन ग्रेन है ये क्या है? रिच इन न्यूट्रिशन है। क्या है? रिच इन न्यूट्रिशन। इधर लिख दे रही हूँ बेटा, थोड़ा सा ध्यान दे देना। पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिशन, तो इसको क्या किया जाता है, खाने में एज सप्लीमेंट लिया जाता है। रिच इन न्यूट्रिशन, तो क्या किया जाता है, पॉलन के टैबलेट्स हो गए, सिरप्स हो गए, ये सब बना के क्या करते हैं हम, ये सब करके क्या करते हैं, एज सप्लीमेंट हम इनटेक करते हैं इसका। सबसे ज़्यादा वेस्टर्न कंट्रीज में यूज़ किया जाता है एज सप्लीमेंट पॉलन को। क्यों? क्योंकि जस्ट टू इंक्रीज द एनर्जी, है ना, एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए। ओके, एथलीट्स यूज़ करते हैं। ओके, तो क्लियर है बेटा, ये सारी चीज़ें क्लियर है। तो ये लेक्चर आपका यहाँ पर ख़त्म होता है। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर में भी आना है। ओके, बाय, जय हिंद।